वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने ये क्रैश कोर्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि सब चीज़ें जो भी हैं हम जितना भी हमने पढ़ना है वो सब हम अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस पढ़ रहे हैं। जो भी इस बार पैंडेमिक की वजह से हमारा सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया है कुछ हद तक, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ये क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। और हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम अपने हर एक चैप्टर को कम से कम 4 दिन में तो पूरा कर ही दें। ठीक है, मीन्स टू से कि सिर्फ 4 डेज और हम चैप्टर कंप्लीट। और दूसरी बात, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि चाहे टॉपिक छोटा है चाहे टॉपिक बड़ा है, हम कोई टॉपिक स्किप भी नहीं कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो भी गिवन है। और इस क्रैश कोर्स से आप एक रैपिड रिवीजन कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है पहले। एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं, इनफैक्ट आ ही गए हैं जैसे हम कह सकते हैं। और ये सब पढ़ के आपकी एनसीईआरटी ऑन योर फिंगर टिप्स पूरी तरीके से क्लियर। कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक है वो भी हम इसमें बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा और वेलकम टू माई चैनल एडू एक्टर। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब तक के 4 चैप्टर हो चुके हैं, उन चारों चैप्टर्स से रिलेटेड। ठीक है, अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं फिजिक्स सीबीएसई के नाम से। ठीक है, तो आपको जिन बच्चों को भी क्या चाहिए, हमें मतलब नोटिफिकेशन और स्पीड से चाहिए कि हमें फास्ट चाहिए नोटिफिकेशन की कब आ रही है वीडियो या कब हम, तो हमें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम पे हमें इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी सबसे रिलेटेड आपको एक मैं पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। कि दो हमारे पास क्या है, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में हम फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमने लेट किया कि ये मेरे पास दो क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और दो हमने इसे रखे, मतलब ये हो गई मेरी ए फिगर और ये हुई बी। अभी हम इसमें बताएंगे कि हम दो हमने क्यों लिए हैं। ठीक है, हमने ये दो भी पैरेलल में, ये भी। इसमें एक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, दूसरे की भी अपवर्ड है। तीसरे जो ये वाला है इसमें एक करंट की डायरेक्शन अपवर्ड और दूसरे की डाउनवर्ड। मीन्स टू से इसमें तो क्या है, पैरेलल कंडीशन है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, जो हमारे पास ए बी वायर है, जो ये हमारे पास क्या है, ए बी वायर हम इसे मान सकते हैं। ये हमारे पास वायर हो गई सी डी। तो ये दोनों हमने क्या लिया है, ऐसे हम इधर ले लें ए बी सी डी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लिया, करंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। क्या है, करंट सेम डायरेक्शन में, पैरेलल कह सकते, पैरेलल तो दोनों ही है ऑब्वियसली। तो करंट क्या है इसमें, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो इसमें करंट है, इसमें हमने करंट लिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने आपको ये दो चीजें समझाने के लिए ही बताई हैं। एक समझाऊंगी एक साइड का, आपको दूसरी साइड का अपने आप ही समझ में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, हमने दो कंडक्टर लिए हैं ए बी सी डी। सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट मैं आपको बता दूंगी बहुत अच्छे से। तो ए बी सी डी हमने क्या लिए, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स लिए और दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों में करंट क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। इज इट क्लियर। ठीक है, इस वाले में I1 और इसमें I2। अब हम एक चीज लेट करते हैं कि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है ना, वो हमने R मान ली। ठीक है, हमने क्या माना कि इन दोनों के जो बीच की सेपरेशन है उसे हमने क्या मान लिया, R मान लिया। क्लियर, ऐसे भी इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानते हैं यहाँ से कि जब हम यहाँ पे फोर्स बनाएंगे तो अब देखो, अब उसके बाद सबसे बहुत ध्यान से समझना, ये इतना इजी लगेगा आपको बहुत ही ज्यादा। अब देखो, अब ये वाला जो एक फर्स्ट हम अगर लेते हैं ए बी, अब इस ए बी में करंट कौन सा चल रहा है, I1। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अब मैंने आपको बता रखी है, आप सी डी फिलहाल भूल जाओ। अब आप अगर सी डी भूल जाओगे तो मैंने आपको बता रखा है कि जब करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर में चलता है, स्ट्रेट कंडक्टर में अगर करंट चलता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2πr। जिसने नहीं पता है या जिसने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर देखें, आपको पूरा इसका पूरा जो डेरिवेशन है वो पूरा मैंने सॉल्व करके समझाया हुआ है। क्लियर इतना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये करंट किसमें है, I1, मतलब कि I1 में है, I1 करंट है।
तो हमने मान लिया वायर ए बी की वजह से ये इसके अंदर करंट I1 और डिस्टेंस तो इक्वल है। क्लियर हो गई इतनी बात। ये है मैग्नेटिक फील्ड इन, हम कह सकते हैं कि ये कौन सी में है, ए बी वायर में है। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B1 है हमारे पास। इतना हमें ये बात पता चल गई है, ठीक है। लेकिन ये जो B1 है ये कहाँ पर लगेगी, इसकी वजह से जो करंट इसके अंदर, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई स्ट्रेट वायरस में करंट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। अभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हुए ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर बनेगी। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे बनेगी। बहुत ध्यान समझना ये बात कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट I1 से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी वो कहाँ बनेगी, I2 में बनेगी। मीन्स टू से इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B1 I1 की ही होगी। मतलब कितनी होगी, मतलब कि B1 होगी। अब पूछेंगे आपके B1 ऐसे कैसे हुई, करंट अपवर्ड डायरेक्शन। आप, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा रही हूँ, आप सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ ऐसा करके देखो। करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। जो आपकी फिंगर्स हैं आप उसे फिंगर्स को मूवमेंट करा के देखो तो करंट किधर तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ लग रही है, इनवर्ड्स। क्लियर? और किस में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, I2 में। क्लियर हुई बात? आप इसे दोबारा से करके देखो। अपना राइट हैंड, आप जो थंब है उसे अपवर्ड करो करंट की डायरेक्शन में, आप इसे मानो कि ये AB वाला है। क्लियर? तो हमने जो CD में, अब जब आप फिंगर्स को अपने रिवॉल्व मूवमेंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड I2 की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। क्लियर हो गई बात? हाँ, कितनी बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। तो ये है कौन सी, B1 है, और B1 की मैंने आपको वैल्यू बता दी है। अब देखो, अब ये जो फील्ड है ये क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स टू से अंदर की तरफ लग रही है, इनवर्ड्स। समझ में आ गया? अगर हम प्लेन ऑफ पेपर पे देखें तो ये कुछ इस टाइप से लग रही है कि ये हो गई मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और ये जा रहा था हमारा करंट, या हम कह सकते हैं ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये था करंट। तो उससे आगे समझ में, ये कुछ इस टाइप से है। क्लियर हुआ इतना? चलो, मतलब ये इतनी बात समझ में आ गई कि हाँ ये चीज ठीक है। अब एक बात देखो, अब फोर्स किस पे लगेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड इस पे बन रही है तो फोर्स क्या लगेगी, इसी पे लगेगी। लेकिन फोर्स जो एग्जर्ट होगी वो फोर्स I2 खुद एग्जर्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो ये इसकी हो गई क्योंकि इसमें भी करंट चल रहा था। क्लियर? लेकिन जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो फोर्स I2 की होगी। ठीक है? अब इसकी डायरेक्शन देखो किधर होगी फोर्स। मैंने आपको बहुत अच्छे से FBI वाला रूल बताया हुआ है कि अपने हाथ को इस तरीके से करना है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो कुछ इस टाइप से हो जाए। ठीक है? जब फिंगर्स आपकी इस टाइप से होंगी ऐसे, क्लियर? तीनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो आपका थंब है वो F हो जाए, और जो फोर्थ फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है वो हो गई आपकी करंट। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे समझ में? अब आप उसे अगर चेंज करेंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ये आपको फोर्स कुछ इस साइड में मिलेगी, और फोर्स एग्जर्ट होगी I2 की वजह से। I2 खुद एग्जर्ट करेगा, उसके अंदर करंट भी है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है। फोर्स ऑब्वियसली लगेगी FBI के पोर्शन, अब FBI की वजह से। आगे इतनी बात समझ में? और फोर्स लगेगी कैसे, साइड जा रही है फोर्स, मीन्स टू से जो फोर्स लगेगी वो लगी ऐसे, इस तरफ आ रही है ना, तो फोर्स लगी हमारे पास इस तरीके से। क्लियर हुई इतनी बात? अब फोर्स लगेगी CD में, वो क्या है, ये भी हमारे पास कहाँ है, CD वायर में ही है। अब हम कहेंगे फोर्स, तो फोर्स कौन सी है, F2, क्योंकि फोर्स F2 अपने खुद एग्जर्ट कर रहा है। और ये बात भी आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको फोर्स बताई थी कि जो फोर्स एग्जर्ट होती है, एक टॉपिक मैंने आपको कराया था फोर्स का, कि फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स होती है वो कैसे, मतलब किसके इक्वल होती है। आपने पढ़ी थी F = BIL sin थीटा। याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो। अब F2 की वजह से क्या लग रही है, BIL, आप बस इसी चीज को लिखो, BIL sin थीटा। बहुत अच्छे से देखना। अब इसमें बताओ B कौन सी है, B1, फोर्स कौन सी है, F2 फोर्स हुई, B1, करंट कौन सा है उसका खुद का I2, और L क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस, और साइन थीटा कितना है, मैंने अभी आपको बताया 90 डिग्री, क्योंकि अगर 90 डिग्री नहीं होता तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्लियर हुआ इतना? तो हम इसकी जगह 90 रख सकते हैं, और ये हो जाएगी मेरे पास F2 = B1 I2 मतलब BIL। मेरे पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन सेकेंड।
ठीक है, अंडरस्टूड, आई होप अंडरस्टूड। अब B1 की वैल्यू उसमें से उठा के इसमें रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 ऑन 2 पाई आर I2 इंटू एल। तो ये मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। और ये क्या फॉर्मूला आया है, उसने बोला है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स पैरेलल ही रखे हुए हैं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो सीधा सीधा क्या आ गया मेरे पास, फॉर्मूला ये आ गया। क्लियर हुआ इतना। अगर मैं कहूं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें, अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं, यूनिट लेंथ का मतलब है कि F अपॉन एल, पर का मतलब अपॉन और लेंथ का मतलब एल, मीन्स टू से 1 रखो, मैं सीधा सीधा F इसकी वैल्यू कितना रख सकती हूँ, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई आर। क्लियर हो गया। और यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है, अब हमने ये सब तो कर लिया, ठीक है। चलो अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की वजह से अब हम दोबारा से करेंगे। दोबारा से क्या, अब हम करंट इसमें जाते हैं सी में, तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी, सॉरी इसकी वजह से अगर हम इसमें करंट देखें तो इसमें क्या होगा, इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर इसके पास खुद की नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कौन सी, B2, लेकिन फोर्स तो इसकी खुद की है ना, तो ये इधर लगेगी, ये हुई F1। इस वजह से भी इतनी बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बिल्कुल, अब क्या हो रहा है देखने में क्या लगा कि अपोजिट फोर्स इधर जा रही है और ये वाली फोर्स इधर आ रही है, तो क्या लग रही है, अपोजिट। दैट मीन्स हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि F1 इक्वल और अपोजिट होगी, सेम ऐसी होगी, आप तो किसकी होगी, F2 के इक्वल और अपोजिट होगी, नेगेटिव साइन के साथ। क्लियर हो गया, आगे समझ में। अब अगर हम इसमें जाएंगे तो आप इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जब करंट दो पैरेलल वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्या होंगे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते करते दोनों रिपल्सिव होंगे। क्लियर है इतनी बात। पैरेलल करंट, इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल करंट तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें टोटल फोर्स देखूं तो F1 प्लस F2 किसकी को ला जाएगी, 0 के। तो हमने क्या देखा कि पैरेलल में क्या कर रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एंटी पैरेलल में जिस टाइम हमने अपोजिट डायरेक्शन में डाला, अपोजिट इनका करंट था, तो ये करेंगे रिपेल। तो हम ये बात आप एक नोट में लिखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और एंटी पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे। तो ये एंटी पैरेलल करंट्स क्या करते हैं, ये करते हैं रिपेल। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। आगे समझ में बात, बहुत अच्छी बात, आना भी चाहिए। अब अगर मैं इसी को इस तरीके से, वो थोड़ा डायग्राम मैंने बनाया था, तो ये डायग्राम मैंने आपको बुकिश वाला दे दिया। मैं आगे समझ में, I1 के अंदर जा रहा है, I2 के अंदर, बात वही है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसकी फोर्स कहाँ किधर जा रही है, इधर, इसकी फोर्स किधर जा रही है, इधर, तो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल। ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। इसकी फोर्स भी इधर जा रही है, इसकी फोर्स भी इधर जा रही है, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। क्लियर। तो इसकी क्या है, बिल्कुल रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये है कि सेम जो उसमें होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और जो एंटी पैरेलल होंगे वो रिपेल करेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने सीधा सीधा आपसे बता रखा है कि टॉर्क क्या होता है। आपको पता है किसी चीज को अगर हम किसी एक एंगल पर रोटेट कराएं तो उसे हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर टॉर्क मूव, मतलब उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। किसी एक एंगल पे एक चीज को स्टेशनरी रखते हुए हम दूसरे एक पार्ट को उसके को मूव कराएं तो वो क्या होता है, टॉर्क होता है। और एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, आप गेट, क्या है उसमें एक चीज स्टेशनरी है जहां पर वो लगा हुआ है और हम उसे रोटेट कराते हैं किसी ना किसी एंगल पर, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, एक करंट लूप लिया, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ हो गए, हमने करंट लूप लिया। अब करंट लूप लेने के बाद मैंने क्या करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड में रखा इसको और इसमें हमें क्या निकालनी है, टॉर्क निकालनी है। बहुत ईजी है, समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, इसे करंट लूप को एक PQRS फॉर्म में ले लिया, मीन्स टू से रेक्टेंगल की फॉर्म में ले लिया। एक रेक्टेंगल कॉइल ली और इस रेक्टेंगल कॉइल को मैंने जैसे एरो जा रहा है ना इस वे में मूव कराया, इस वे में ऐसे मूव कराया। क्लियर। अभी मैं इसमें आगे एक वो दिखाऊंगी, उससे पता चल जाएगा आपको। जब मैंने इसे ऐसे मूव कराया, इसकी लेंथ ली मैंने कितनी, A, और ब्रेथ ली मैंने B। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब जैसे हमने क्या, करंट इसके अंदर हमने फ्लो कराया I, AB इसकी साइड से हो गई PQRS रेक्टेंगल की,
और अगर अब मैं यहाँ से एरिया निकालूं तो एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। क्लियर हुआ इतना? और थीटा एंगल हो गया कि जिस एंगल पे हम इसे क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, या जो कि हमने बनाया हुआ है नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन मतलब एंगल जो है वो बी एंड नॉर्मल टू द प्लेन एंड बी के बीच में है, मीन्स से मैग्नेटिक फील्ड में। आगे समझ में इतनी बात? हमने सिर्फ एक कॉइल लिए PQRS नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है, उससे हमने क्या किया, नॉर्मल से हमने उसे रोटेट कराना स्टार्ट किया एक एंगल किसी पर थीटा पर, और जो मेरे पास लेंथ है वो ए है और जो ब्रेथ है वो बी है। बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या लगी, टॉर्क लगी। अब टॉर्क कैसे लगी, अब टॉर्क कैसे लगेगी वो चीज देखनी है। अब अगर मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वापस से लगाऊं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैं दोबारा से लगाती हूँ, और जो मेरे पास ये PS है, पहले मैं इस PS वाले में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, आप मेरे साथ साथ जो भी मैं बता रही हूँ आप उसे प्रैक्टिकली खुद से करके देखिए। तो आप अपने हाथ को अगर आप इस तरीके से लेफ्ट को ऐसे रखेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब रखें, मतलब हाथ कुछ इस तरीके से रखें, थंब तो इस डायरेक्शन में हो गया, आपके फिंगर्स कुछ इस डायरेक्शन में हो। क्लियर? थंब हमने यहाँ रखा, तो आप अगर देखेंगे अपनी फिंगर्स को रिवॉल्व कराएंगे, अपनी फिंगर्स को अगर आप मूव कराएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आउटवर्ड्स आ रही है। इसी चीज को अगर मैं इस QR में देखूं तो हमने उल्टा किया तो वो इनवर्ट्स, मीन्स टू से हमने देखा कि PS और QR इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, वो मैग्नेटिक मतलब फोर्स जो होगी वो दोनों में इक्वल होगी। दूसरी बात अपोजिट भी होगी। ठीक है, और इक्वल अपोजिट है, एंगल यहाँ पे लगी नहीं रहा, मीन्स टू से हम इसे मूव ऐसे नहीं करा रहे हैं, हम इसे ऐसे मूव नहीं करा रहे हैं, किसी कॉइल को, हम कॉइल को मूव करा रहे हैं ऐसे। ठीक है, जब हम इसे ऐसे मूव करा रहे हैं, क्लियर सी बात है, और ऐसे हमने नहीं कराया, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। इक्वल अपोजिट आएंगे तो PR की वजह से PS और QR में कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये बात आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और निकालनी भी हमें फोर्स ही है, तो टॉर्क से फोर्स निकलते तो हम कह सकते हैं कि PS एंड QR फोर्स कितनी हो जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट, तो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर हुई बात? अब ये जो साइड है हमारे पास, अब PQ बची, अब PQ साइड बची, अब हमने क्या किया, करंट फिर से ऊपर। ठीक है, करंट फिर से ऊपर, तो क्या हुआ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैंने अभी बताया था, करंट कैरिंग, ये क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितनी लगी, बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो फोर्स लगी मेरे पास F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। कितनी लग गई, साइन थीटा। लेकिन यहाँ का जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। ये फोर्स लगेगी, यहाँ का थीटा कितना है, 90 डिग्री। ये अपवर्ड्स है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी है, करंट ऐसे जा रहा है, तो 90 डिग्री। दैट मीन्स सीधी सीधी कितनी हो जाएगी, जो यहाँ पर फोर्स लगी है हम इसे सीधा सीधा कह सकते हैं, ये लगी है मेरे पास BIL। इन किस में लग रही है, PQ में। क्लियर? अब इसके बाद बहुत अच्छी चीज जो कि समझनी है, अगर हम अब देखें RS की तरफ से, ये RS है हमारे पास, ये भी एक इक्वल फोर्स लगाएगी, लेकिन इसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल से लगाऊं तो ये आउटवर्ड फोर्स लगाएगी, ये इनवर्ड फोर्स है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, आप इसे करके भी देख सकते हैं, ये फोर्स लगाएगी आउटवर्ड्स बाहर की तरफ, और ये फोर्स लगाएगी इनवर्ड, सॉरी ये लगाएगी इनवर्ड्स और ये आउटवर्ड्स, और इसकी फोर्स लगेगी आउटवर्ड्स। हो गया इतना? आगे समझ में? अब ये दोनों क्या हैं, अब ये दोनों जब एक साथ लगेंगे, एक इनवर्ड्स लग रही है एक आउटवर्ड्स, आप खुद एक गेट को यहाँ पर इमेजिन करके देखें, तो एक इनवर्ड्स एक आउटवर्ड्स, तो ये क्या बना, ये लग गई टॉर्क। तो टॉर्क लगी है किस पर, किसी एक एंगल थीटा, इतनी रोटेट करेंगे तो किसी एक एंगल थीटा पर टॉर्क लगी है। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छे, ये देखो, दिख रहा है आपको, हमने क्या किया, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल इसके अंदर रखी, तो हमने इसे इधर रोटेट कराया, तो जितना इधर से इनवर्ड्स जा रहा है, इधर से आउटवर्ड्स आ रहा है बाहर की तरफ, तो उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। क्या लग रहा है, ये टॉर्क लग रहा है इस पर। क्लियर हुई बात, क्या लगा इस पर, टॉर्क। आगे आप समझ में? अब यहां से हम इसे ऐसे मूव तो नहीं करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करा रहे हैं, तो वो तो साइड जीरो हो जाएगी, सिर्फ इन दो वजह से लग रहा है। अब आ जाओ वापस से वहीं जहाँ थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगी टॉर्क, हम कह सकते हैं टॉर्क होती है हमारे पास फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस
अब फोर्स तो हमने देख ली, चलो फोर्स तो फोर्स होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें? बहुत अच्छी सी बात है कि हम इसे जो हमने बना रखा है इसी को ही हम क्या कर लेते हैं, अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि मेरे पास करंट है, ये है मेरे पास कंडक्टर हुआ ये पी क्यू आर एस जो भी आप माने इसे, क्लियर। ये एंगल कितना हो गया इसका, अगर हम इसको भी यहाँ पर लेकर आए तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर एंगल थीटा, और अगर ये यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये हो गया मेरे पास 90 डिग्री, और जब ये एंगल थीटा और ये 90 डिग्री है, इस अकॉर्डिंग भी अगर हम इसे बनाएं तो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, और लगेगा तो कितना हो जाएगा, अगर आप इसे खुद देखेंगे तो कितना होता है साइन, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो गई परपेंडिकुलर। ठीक है, जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो ये मेरे पास हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब उसके बाद अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें पता है करंट इसमें से चल रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, यहाँ से आई जो करंट है वो अपवर्ड्स जा रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ रोटेट कर रही है, ये एंगल थीटा हो गया, सीधी सीधी सी बात हो गई। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वैल्यू निकालूं, बस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर निकालने के कि एक ही एंगल है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितनी है, ए, ये वाली पी एस वाली, या हम कह सकते हैं ए बी पी बी पी क्यू वाली, हमें तो इसके अकॉर्डिंग निकालनी है क्योंकि ये जो निकल रहा है वो इस पे क्यू आर पे है। क्लियर, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ मेरे पास पी, और एच हुआ मेरे पास ए, ये हुआ मेरे पास साइन थीटा, तो पी हो गया यहाँ से ए साइन। ठीक है, आगे समझ में, तो ये हम फोर्स रखेंगे इसकी जगह, और यहाँ पे जो ये L है ना, L इज इक्वल्स टू बी है, क्योंकि मैंने ये पी क्यू में निकाली है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी। कहाँ गई ये रही, क्लियर। अब देखो बी आई ए बी साइन थीटा, ए बी किसके इक्वल है, मैंने अभी आपको बताया एरिया जो होगा उसका ए बी के बराबर होगा, ये हो गया बी आई ए साइन थीटा, ये हो गई मेरी टॉर्क। और अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या है, बहुत सारे टर्न्स इसमें बने हुए हैं, इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ देयर आर एन टर्न्स, अगर इसी में ही एन टर्न्स हो जाएंगे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब एक चीज और जो मैंने आपको अभी लास्ट में जो बताई थी वो ये है, हमें पता है कि एन आई ए हमारा एम के इक्वल होता है, एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होता है, इसके इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको रखना है, हो सकता है ये सिर्फ इसके लिए जिससे क्वेश्चन में आपको गिवन हो, दे दिया जाए कि डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट है, तो आप एन आई ए की जगह रख सकते हैं, तो टॉर्क हमारा हो जाएगा एन आई ए की जगह जब हम ये रखेंगे तो बी एम साइन थीटा। ठीक है, जहां पर हम इसे बहुत आराम से कह सकते हैं कि अगर हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट में देखें तो ये हो जाएगा बी क्रॉस एम। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, आगे आपको समझ में, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। ये रोटेट किस तरीके से कर रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये उस पर डिपेंड करता है। अब हम इसके देखते हैं सीधे सीधे स्पेशल केसेस, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। अब हम इसके देखते हैं स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस क्या कहते हैं। तो पहला केस कहता है क्या, जब वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा मीन्स टू से जब हम थीटा को क्या रखेंगे जीरो, तो टॉर्क भी कितनी हो जाएगी जीरो, जब वो घूमेगा ही नहीं तो टॉर्क कहाँ से आएगी। क्लियर, और ये होगा कितना मिनिमम। अब दूसरी चीज, जब हम थीटा को क्या रखेंगे 90, तो टॉर्क कितनी हो जाएगी, तो हम दो तरीके से चलते हैं, एक तो हो जाएगी एन आई बी ए, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी। क्लियर, और क्या हो जाएगी इस टाइम पे मैक्सिमम, ये हमने आपको रोटेट करता हुआ बता ही दिया है। अब इसके बाद आते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जो टॉर्क पढ़ाया है उसी पे ही बेस्ड हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि ये चीजें अलग है। सबसे पहली बात कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है, क्या है ये, एक डिवाइस जो क्या करती है, डिटेक्ट करती है, क्या डिटेक्ट करती है, करंट। डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है,
इस मीटर में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम एक करंट कैरिंग कॉइल को रोटेट कराते हैं, इसी वजह से हम इसे यूज करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस टाइप से इसका नाम पड़ा। अब सबसे बड़ी चीज इसमें ये आ जाती है कि ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सबसे पहले तो हम यही कह देते हैं कि है क्या ये, इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट्स करंट। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि प्रिंसिपल क्या है इसका। अब ये भी तो पता चले कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये किस बेसिस पे वर्क करता है। तो सबसे पहली बात तो है कि हम क्या करते हैं, जो करंट, जो टॉर्क थी ना, वो उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो हमने टॉर्क पढ़ी है। तो प्रिंसिपल करता है टॉर्क पर, टॉर्क विच रोटेट द कॉइल, जो कि रोटेट करा रही है कॉइल को। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, करंट में जो भी डिफ्लेक्शन होती है उसे हम कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, या हम कह सकते हैं उसमें जो भी डिफ्लेक्शन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम इसमें नोट करते हैं इस गैल्वेनोमीटर की तरफ से, उसी को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपको दिख रहा होगा कि जो हम अभी टॉर्क वाला बना के आए हैं एग्जैक्ट वैसा ही है। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है मेरे पास पूरी वाली, क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। अब इसमें क्या है, करंट कैरिंग कॉइल में हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अभी जिस तरीके से रोटेट करेगा, जिस तरीके से रोटेट करेगा, देखो यहां से रोटेट करना स्टार्ट करा इसने, जो रोटेट करना स्टार्ट करेगा ना, तो कोई भी अगर इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा वो हमें यहाँ नोट हो जाएगा, अदरवाइज ये 0 पे रहता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो हमें जो भी इसमें डिस्टेंस जो भी चेंज होगा तो हमें उससे ये बात पता चल जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, आगे समझ में, इससे ज्यादा इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको इसका मीनिंग पता चल गया, प्रिंसिपल, ये डायग्राम पढ़ लेना। कंस्ट्रक्शन बस में यही है कि 2 मैग्नेट रखी हुई हैं, एक स्प्रिंग है और इसे हमने क्या किया हुआ है, इसमें गैल्वेनोमीटर मतलब करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं और हमने उसे रोटेट करा है। क्लियर? ये तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब मेन चीज इसमें क्या है, अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं। ये क्या देख रहे हैं हम, इसकी वर्किंग। वर्किंग से इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या लिया, करंट कैरिंग कॉइल ली, ये हमारे पास कोई कॉइल है जिसके अंदर करंट मूव कर रहा है एग्जैक्टली। तो हाँ, अब इसमें फिर से वही चीज है, पी क्यू आर एस हमने इसे माना, करंट चल रहा है, इसे ए माना, इसे बी माना, वही चीज सेम एग्जैक्टली वही चीज हो गई। वही यहाँ पर वो हम जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं वही चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ए है, ये हमारे पास ए आ गई और ये मेरे पास क्या आ गई, परपेंडिकुलर। ये क्या हुआ इसमें, ये आप ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हुआ, ये मेरे पास एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, और जो मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी ए साइन थीटा। ये एग्जैक्ट वही है जो पहले हमने किया था, क्या, वही चीज कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने आपको पहले बताया टॉर्क वाले पे ही है, इसलिए फोर्स कितनी लगेगी अभी बताई थी, बी आई एल लगेगी। एल का इन द सेंस मतलब क्या है, बी से है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स लगी बी आई बी और पेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ए साइन थीटा। लेकिन इसमें जो एक जो हम कह सकते हैं चेंज है वो ये है कि इसमें जो नोट करने वाली एक चीज है वो ये है कि बी इज परपेंडिकुलर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में बी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा, सभी डायरेक्शन में बी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। और यही बात क्या है इसमें टॉर्क से थोड़ा सा इसको डिफरेंट बनाती है कि बी क्या है, सभी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो मेरे पास हो जाएगा बी आई बी इंटू, और साइन 90 कितना होता है 1 ए। तो जब हम अगर इसमें टॉर्क इसके इक्वल आ गई और इस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू ए बी आई, ठीक है। और ए बी आई मीन्स टू से अगर एन टर्न्स हो तो एन टर्न्स के लिए हम सीधा सीधा टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई बी ए। क्लियर हो गया इतनी बात, आ गया इतना, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो टॉर्क वाला हुआ, हमें क्या देखना है, हमें इस तरीके से करना है कि कुछ इसमें डिफ्लेक्शन हो, एंगुलर डिफ्लेक्शन हो। इसमें क्या करना है, अब जैसे ही टॉर्क कॉइल को डिफ्लेक्ट करेगा तो कॉइल को टॉर्क क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा टॉर्क, क्या करेगा कॉइल को डिफ्लेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसको उससे अलग बनाती है वो ये है कि अब हमने ऐसा बहुत देर से चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चलने के बाद वो खुद भी कॉइल थोड़ी सी तो अलग होगी ना,
हमने माना कि पहले कॉइल यहाँ पर थी, अब वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होकर यहाँ हो गई है, तो जो इसका डिफरेंस आया है ना वो हमने एंगल अल्फा माना। क्लियर? हमने माना कि एट एंगल अल्फा पर कॉइल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब जैसे ही ये कॉइल डिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल सी बात है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसकी हो जाएगी अल्फा के। अब मैं इन दो को डिफरेंट कैसे बनाऊं, ये थोड़ा सा तो अलग लगे, इसको ऐसे बना लो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, अल्फा की। ठीक है, अल्फा की इक्वल हो गई। अब मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो टॉर्क आ जाएगी के अल्फा के इक्वल, जहां पर वेयर ये क्या है मेरे पास, टोर्जन कांस्टेंट। अभी इसका मतलब भी पता चलेगा, क्या है मेरे पास, के टोर्जन कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात? मतलब कि कहने का ये है कि जो इसमें ये एंगल डिफ्लेक्ट हुआ है, इससे कुछ ना कुछ एंगल, मतलब कॉइल अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हुई है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटी है, नॉर्मल सी बात है। जो मेरे पास पहली वाली टॉर्क थी, ये है मेरे पास आई है रीस्टोरिंग टॉर्क, कौन सी, टी आर। टी आर, तो जहां पर मैं बात कह सकती हूँ कि स्मॉल टी आर इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क। अब एक बात बताओ, अब दोनों चीजें हैं कि जब ये वापस से घूमेगी और वापस अपनी ही पोजीशन पे वापस जाएगी, तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पे कि रीस्टोरिंग टॉर्क जो हमारी आई है, जब ये कौन सी पर, रीस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वहां पे हो रही थी वो डिफ्लेक्ट, और यहां हो रही है क्या, वापस से रीस्टोरिंग टॉर्क। तो मीन्स टू से मैं ये बात कह सकती हूँ, कौन सी पे आया, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे आया है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में? तो रीस्टोरिंग टॉर्क हमारी कितनी है, टी आर। तो टी आर हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, के अल्फा के, जो कि इक्वल हो जाएगी एन आई बी ए के। ठीक है, आगे बात समझ में? अभी जो अल्फा है, यही तो हमारा वो एंगुलर डिफ्लेक्शन है, तो हम सबको इधर लेके आ जाएंगे, एन आई बी ए अपॉन के। ठीक है, अगर मैं यहां से थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख दूं इसे कि एन बी ए अपॉन के और इंटू आई, तो मैं बात कह सकती हूँ कि ये सब क्या है। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या मान ली, परपेंडिकुलर मान ली, कांस्टेंट हो गई। तो अगर मैं इसे कहूं कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, करंट के, और अगर अल्फा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के, अभी डिफ्लेक्शन किस वजह से आया, ऑब्वियसली करंट की वजह से आया होगा। अब ये अगर इसके इक्वल हो गया, तो हम सीधा सीधा ये बात बोल सकते हैं कि जो मेरे पास ये है ना, एन बी ए अपॉन के, मेरे पास कांस्टेंट के इक्वल आया है। किसके इक्वल आया है, कांस्टेंट के इक्वल आया है। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मली एक कहते हैं उसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया। ठीक है, लेकिन हम वापस से वहीं पे जाते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू किसके था, एन बी ए अपॉन के इंटू आई। तो अगर मैं यहाँ से भी करंट निकालूंगी, मेरे पास करंट हो जाएगा अल्फा के अपॉन एन बी ए। इज इट क्लियर? या मैं ये बात कहूँ तो यहाँ से हटा के सीधा सीधा एक चीज इसे कह सकते हैं कि अल्फा को तो हमने ऐसे ही रखा, हमने क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, एन इसकी निकालनी है, हम रखेंगे के अपॉन एन बी ए, हमने मान ली इंटू अल्फा। और ये जो हमने ये नया माना है ना, जो भी हमने लेट किया है ये वाला, वो हम बोलते हैं क्या, जी। क्या बोलते हैं, जी। तो हम ये कह सकते हैं आई इज इक्वल टू जी अल्फा। और ये क्या है मेरे पास, गैल्वेनोमीटर का इक्वेशन है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर जी। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या है ये, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, इसी को हम एक चीज और बोलते हैं, करंट रिडक्शन फैक्टर। क्या हो जाएगा, करंट रिडक्शन फैक्टर। आगे समझ में? जहां पर वेयर जी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, के अपॉन एन बी ए के। और ये एन बी ए जो है हमारे पास पूरा का पूरा, ये है मेरे पास कांस्टेंट होता है। ये क्या है, कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर मैं यहां से एग्जैक्टली जी की वैल्यू निकालूं, तो जी की वैल्यू सीधी सीधी हो जाएगी, जी इज इक्वल टू आई ओवर अल्फा। ठीक है, आगे समझ में?
इसकी इक्वल हो गया। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर की, इसी का ये एक टॉपिक है। अब गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव हम ये बात कह सकते हैं इन द सेंस कि अगर ये लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सेंसिटिव क्यों है, सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि अगर ये लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये डिफ्लेक्शन तो दिखा देता है कि हाँ वो अल्फा एंगल पे डिफ्लेक्शन हो गया, अगर लार्ज डिफ्लेक्शन हमें दिखाएगा तो क्या होगा, जब तक कि स्मॉल करंट मीन्स टू से, अगर मैं ये बात कहूँ कि अगर हम छोटा थोड़ा बहुत करंट भी इसमें, स्मॉल करंट भी इसमें पास कराएंगे या स्मॉल वोल्टेज भी पास कराएंगे तो ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हमें दिखाएगा। तो गैल्वेनोमीटर बहुत एक तरीके से मिनिमम इसको मेजर करता है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। और इतनी सी, इसी को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी। अब ये भी क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। एक होती है मेरे पास करंट सेंसिटिविटी और एक मेरे पास सेंसिटिविटी होती है वोल्टेज। क्लियर, एक हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी और एक हो गई करंट सेंसिटिविटी। अब ये होती क्या है, अब एक बात बताओ, करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी को डिफ्लेक्शन किस में होगा, अगर हम एक यूनिट करंट पास कराएंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या होगा, अगर हम वोल्टेज उस पर अप्लाई करेंगे। मीन्स टू से हमने कहा कि अगर हम छोटा सा करंट या हम स्मॉल वोल्टेज, बहुत ध्यान से देखना, अगर हम स्मॉल करंट या स्मॉल वोल्टेज पास कराते हैं तो क्या होगा, हमें लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो इसी वजह से सेंसिटिविटी 2 टाइप्स की होती है, करंट और वोल्टेज। अगर हम करंट पास करा रहे हैं तब क्या होगा और हम वोल्टेज पास करा रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अगर हम करंट पास करा रहे हैं तब, तो करंट पास कराएंगे तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड होगा गैल्वेनोमीटर में ड्यू टू करंट। अगर हम करंट पास कराएंगे तो करंट सेंसिटिविटी का मेरे पास फॉर्मूला होता है IS, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, मतलब G इज इक्वल टू I ओवर अल्फा। बात करें सेंसिटिविटी की तो करंट की वजह से हो जाएगा IS इज इक्वल टू I ओवर अल्फा, सॉरी अल्फा ओवर I ओवर अल्फा नहीं, अल्फा ओवर I, ठीक है। मीन्स टू से 1 अपॉन जी के इक्वल, सीधा सीधा किसके इक्वल आ गया, अल्फा अपॉन ये किसके इक्वल आ गई, 1 अपॉन जी के इक्वल। क्लियर हुआ इतना। और अगर मैं यही बात वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए करती हूँ कि अगर हमने वोल्टेज पास कराई तब हम अगर डिफ्लेक्शन देखना हो तो VS भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा अपॉन V के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास क्या हुआ, 1 अपॉन जी के इक्वल ही हुआ। और अगर मैं V, हमें वोल्टेज नहीं गिवन है तो यहीं से हम वापस से जाएंगे और IR लिख लेंगे इसकी जगह पे, अपना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मीन्स टू से करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हुआ अल्फा कितना होता है, NBA अपॉन के, NBA अपॉन के, जी की तो बात कर रहा है वो, 1 अपॉन जी की तो बात कर रहा है NBA अपॉन के, ठीक है। और अगर हम इसमें जाएंगे VS में तो VS हमारे पास सीधा सीधा कितना हो जाएगा, NBA अपॉन के, हमारे पास सीधा सीधा आ गया IR। क्लियर, IR है तो I कैंसिल कर देंगे तो सीधा सीधा कितना हो गया, ये हो गई मेरे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये कुछ इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, सीधी सीधी सी बात है कि सेंसिटिविटी डिपेंड किस पर करती है, तो वो फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करेगी, एक तो ये N पर डिपेंड कर रही है कि कितने टर्न्स हमने लगाए हुए हैं, एक ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है, एक ये एरिया पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड कर देती है, तो भी हमने देखना है। और सबसे बड़ी चीज ये डिपेंड कर रही है टोर्जन कांस्टेंट पर, इस पर टोर्जन कांस्टेंट के। इज इट क्लियर, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। अब हम अगर इसमें एडवांटेजेस भी देख लें, एक दो एडवांटेज अगर मैं बताऊं तो नॉर्मल सी बात है कि अगर डिफ्लेक्शन हमने क्या किया, अगर हमने छोटा सा डिफ्लेक्शन, करंट में क्या होता है, वो जो हमने पढ़ा करंट में हमने डिफ्लेक्शन देखा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट में डिफ्लेक्शन, प्रोपोर्शनल किसके होगा, जितना हम उसके अंदर करंट पास कर रहे हैं कोयल में, हमें उतना ही डिफ्लेक्शन मिलेगा। मीन्स टू से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो भी करंट पास कर रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव कब हो जाएगा, अगर हम NBA को बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है मेन जो हम देखा जाए कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, हम सेंसिटिविटी चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि डू नॉट चेंज, वी डू नॉट चेंज सेंसिटिविटी, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते।
अगर चेंज होगा तो अपने हिसाब से ही होना है वो, ठीक है। सेंसिटिविटीनेस हम ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से जब चाहेंगे अब हमने n बढ़ा दिया b, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? सबका अपना अपना टोर्जन कांस्टेंट होता है। अब ये जो हमने गैलोमीटर पढ़ा, ठीक है, सही है। अब हमने इसे क्या करना है, अगर हम इसे गैलोमीटर को, अब मैंने आपसे बताया कि या तो करंट डिफ्लेक्शन की वजह से, करंट पास होने की वजह से, या वोल्टेज, मीन्स टू से दोनों पर डिपेंड करेगा। तो हमने गैलोमीटर को एक बार जब हमने इसे करंट एमीटर में बदला, दोनों की तरह वर्क कर सकता है, और एक बार गैलोमीटर इसमें वोल्टमीटर में बदलेगा। तो हम ये दोनों चीजें भी पढ़ने वाले हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू वोल्टमीटर कैसे होता है। तो सबसे पहली बात जो हमें करनी है वो ये है कि अब ये तो हमने बता ही दिया कि आपको गैलोमीटर क्या होता है, एमीटर बताना है। तो एमीटर वो, गैलोमीटर क्या है, जो भी करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम में आता है, और एमीटर क्या है, करंट को मेजर करने के लिए काम आता है। इतना डिफ्लेक्शन हुआ है उस चीज को जो मेजर कर दे, उसी को हम गैलोमीटर से एमीटर बना देंगे। मीन्स टू से कि इसने करंट डिटेक्ट करा कि 1 माइक्रो एम्पियर करंट, मिली एम्पियर करंट में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अब कितना हुआ, अगर ये बात मेजर करके बता दे तो हम कहेंगे कि वो एमीटर में चेंज हो गया। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है, अग्रीड। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बनाते हैं एक, जैसा भी हम कहें, एक जैसे कि मानो ये मेरे पास एक वायर है और मैंने इस वायर में क्या लगा दिया, गैलोमीटर लगा दिया, ठीक है, और इसमें करंट जा रहा है आई, पास करा। और आई पास कराने का मतलब ये है कि नॉर्मल था तो गया। अब अगर हमें करंट में चेंज करना हो, एमीटर में चेंज करना हो, तो हमारे पास सबसे पहली बात जो क्या है, इसके शंट में क्या लगाना होता है, एक रेजिस्टेंस लगाना होता है। शंट में क्या लगाना होता है, एक रेजिस्टेंस लगाना होता है, और उस रेजिस्टेंस को हम एस बोलते हैं। और ये शंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि पैरेलल में। तो गैलोमीटर ये था हमारा, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जाकर मैंने क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर के, एक चीज देखो आप दोबारा से देखते हैं, हम इसके गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जाकर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। इस तरीके से लिखो कि पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। और जब हमने इस रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में लगाया, और उस रेजिस्टेंस को हम क्या रखेंगे, एस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शंट। क्लियर हुई बात? शंट, इसका शंट का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस को अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं तो शंट को हम ये बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। अगर हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देते तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब हमने इसे पूरे को हमने एस बोल दिया, ठीक है। अब जो ये पूरा बना है ना हमारे पास, ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, पूरे को एमीटर। यही बना हमारा एमीटर। आप कहेंगे अब इसे कैसे देखें, एमीटर में तो करंट हम देखते हैं मेजर, कैसे करेंगे, आई करंट टोटल था, हमने इसे यहाँ ए माना और ये इस वायर को ऐसे बी मान लिया। क्लियर? सॉरी, इसे ए और बी से मान, इसे बी और इसे ए मान लिया। अब यहां से हमारा करंट आई चल रहा था, चलते चलते क्या हुआ कि वो इन दो जगह जाकर डिवाइड हो गया। जी में, गैल्वेनोमीटर में करंट गया हमारा आई जी, और ऊपर हमारा नॉर्मल करंट आई था, आई जी यहाँ चला गया, तो बचा कितना, आई माइनस आई जी। किरचॉफ लॉ से मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। वापस यहाँ पे ऐसे आ गया, यहाँ से निकल गया। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे समझ में? तो जी, अगर मैं जी को बोलूं तो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। अब सबकी जरा मेजरिंग कर लेते हैं। तो जी क्या है, इसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इन गैल्वेनोमीटर। एस क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू जी, ये हमने एस को भी डिनोट कर दिया है बहुत अच्छे से। आई जी क्या है, करंट इन जी, ठीक है। और आई माइनस आई जी अगर मैं कहूं तो ये क्या है, ये है हमारे पास करंट इन एस। आगे समझ में बात? बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना वही किरचॉफ लॉ स्टार्ट करो। किरचॉफ लॉ स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से जा रहा है, तो हम वापस इसी सर्किट में आते हैं। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, और दोनों ही किस में जा रहे हैं, पैरेलल में जा रहे हैं। तो किरचॉफ लॉ भी अगर हम स्टार्ट करें, ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा कि जो गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस है, पैरेलल में क्या होता है,
इन पैरेलल क्या होता है, जो गैल्वेनो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो हम कह सकते हैं कि PD इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट। बात एक ही हुई। अब गैल्वेनोमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, IR। I कितना जा रहा है, IG, और R कितना है, G। तो हम कह सकते हैं IG इंटू जी इज इक्वल्स टू, ये जा रहा है यहाँ पर I माइनस IG इंटू S। या आप इसे एक तरीके से और कर सकते थे, V इज इक्वल्स टू IR, कि वोल्टेज तो यहाँ है ही नहीं, तो सीधा सीधा IR मतलब कि IGG माइनस I माइनस IG, फिर दोनों को इक्वल भी रख सकते हैं, वो आपको डजेंट मैटर, आप पे डिपेंड करता है इसे किरचॉफ लॉ से लगाएं या कैसे भी लगाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ से S की वैल्यू निकाल लूँ शंट रेजिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा मेरे पास IG ओवर I माइनस IG इनटू G, और ये हो गया मेरे पास शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हम चाहेंगे यहाँ से G का भी IG का भी फॉर्मूला निकल सकता है। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है सीधा सीधा पूरी तरीके से। तो ये जो शंट होता है रेजिस्टेंस तो हम रख रहे हैं, ये कैसा रेजिस्टेंस होता है, लो। कैसा रेजिस्टेंस होता है हमारे पास, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। लो रेजिस्टेंस से हमने सीधा सीधा इसे कर दिया। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अब ये मेरे पास क्या है, G है, और ये मेरे पास क्या है, S में रेजिस्टेंस है, और दोनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस यहां से निकालूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S, दैट मीन्स G प्लस S/S, R इज इक्वल्स टू GS ओवर G। क्लियर हुआ इतना, क्लियर। ठीक है, आगे समझ में, अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि शंट होता क्या है, तो शंट एक लो रेजिस्टेंस है जिसे हम कनेक्ट करते हैं। तो शंट की यहां से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं, इट इज अ लो रेजिस्टेंस जिसे हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। ठीक है, और क्यों करते हैं हम, सबसे बड़ी बात कि हम सबसे पहले शंट को क्यों करते हैं, टू कन्वर्ट, इस बात को ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। आगे इतनी बात समझ में। या हम कह सकते हैं अगर हमें कभी कभी क्या करनी हो, रेंज इंक्रीज करनी हो ऑफ एमीटर, तब भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो गया इतने बात, ठीक है, आगे समझ में। और ये इसलिए भी करा जाता है कि अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर में कभी, अगर मान के चलो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटे छोटे करंट को वो करता है। अगर करंट बहुत स्पीड से आ रहा है, छोटे करंट को डिटेक्ट करेगा लो। अगर करंट बहुत स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आने के बाद क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर ब्लास्ट हो जाएगा एक टाइम पर आकर। लेकिन इसको हम ब्लास्ट से बचाने के लिए ही इसमें बराबर में क्या लगा देते हैं, पैरेलल में शंट लगा देते हैं। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। सीधी सी बात है, अब गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, वोल्ट मीटर में, और इसको इसमें बदलने के लिए डिटेक्ट करता है और ये मेजर करता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सीधा सीधा है, इसमें भी हमने एक वायर ली और हमने इसमें लिखा दिया गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस से, अगर हम एक वायर लेते हैं AB, उसमें गैल्वेनोमीटर है एक G हमारे पास, और अगर हम उसके सीरीज में क्या कर रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम उसके अगर सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो वो पूरा का पूरा बिहेव करने लग जाता है एक वोल्ट मीटर की तरह। इसकी तरह, वोल्ट मीटर की तरह। तो अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो वो एमीटर बन जाता है, और अगर आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। आ गई इतनी बात समझ में, इज इट क्लियर। बहुत अच्छी बात है कि समझ में आ जाए। अब दूसरी बात, अब इसमें इसका मतलब क्या है कि हाई रेजिस्टेंस का लगाया, जो हमने R लगाया ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस, तो हम ये R को कह सकते हैं हाई रेजिस्टेंस, और हमने क्या लगा दिया, इन सीरीज। अगर ज्यादा वोल्टेज आ रही है तो जिससे ब्लास्ट ना हो जाए, तो हमने रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा लगा दिया, जिससे कि क्या हो जाए, वोल्टेज सीरीज में क्या होती है, डिफरेंट होती है। वोल्टेज सीरीज में क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसी वजह से इसमें थोड़ी वोल्टेज इसमें जाएगी, थोड़ी वोल्टेज इसमें जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट होने से बच जाएगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फिर से वही चीजें। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना गया, जैसे मैंने वहां पे पूछा था टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में है
तो R इज इक्वल्स टू, या आर एस कह दो, तो हो जाएगा G प्लस आर या R प्लस G। ये मेरे पास हो गया टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि सेम क्या है इसमें, करंट, इसमें भी IG करंट ही जाएगा और इसमें भी IG करंट ही जा रहा है, सेम है इसमें क्या, करंट IG आप इसे मान सकते हैं। तो जो चीज सेम होती है हम उसी को मानते हैं, तो IG अब इसमें अलग अलग तो जाएगा नहीं, सीधा सीधा कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। और IG इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, और क्या कहते हैं, टोटल डिस्टेंस हो गया R प्लस G। ठीक है, अगर आप यहां से कोई वैल्यू निकालना चाहें, अगर आप IG की निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप यहां से सीधा सीधा G की वैल्यू निकालना चाहें तो हम कहेंगे R प्लस जी इज इक्वल्स टू V अपॉन IG, और G की वैल्यू जो हम यहां से निकालेंगे तो हो जाएगी V अपॉन IG माइनस R। तब जो चाहें वो निकाल सकते हैं यहां से। क्लियर? आगे समझ में? तो वोल्ट मीटर को हम क्या कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। मीन्स टू से कि अगर मैं ये बात कहूं कि रेजिस्टेंस को जब मैंने G प्लस एस माना था, कि अगर मैंने जब रेजिस्टेंस को GS अपॉन G प्लस एस माना, कि क्या है, लो रेजिस्टेंस, क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, किससे, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को कह दूं कि रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का, तो ये क्या होना चाहिए, कितना है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, R प्लस जी मैंने माना, ये ज्यादा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, किससे, गैल्वेनोमीटर से। आगे इतनी बात समझ में, क्या होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से हाई रेजिस्टेंस, ये शंट से कितना होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके केस में होता है, एमीटर के केस में, और ये हमारा किसके केस में होता है, वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अग्रीड, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है, और जैसे कि रोज की तरह जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चंस पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए, यहाँ पे पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बस पढ़ाई लिखाई करते रहिए अच्छे अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।